जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रंजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में आने वाले हर एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछे गए हैं और हर बार इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने कुछ ऐसे नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार में आने वाले हर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए जल्द से इसको कवर करते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था? तो भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। दादा भाई न, दादा भाई नौरोजी, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। आइए नीचे कुछ हर क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों एक बात और आप लोगों को और बता दूं कि जो भी नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन के नीचे, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और ये क्वेश्चन से भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से आपको 2-3 क्वेश्चंस निकल करके आएंगे। इसीलिए मान लीजिए कि अगर हम 20 क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं और आप अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी अगर पढ़ते हैं, हर क्वेश्चन के नीचे का इम्पोर्टेंट पॉइंट पर भी आप ध्यान देते हैं, तो आपके वो लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ। आगे चलकर दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह-संस्थापक सदस्य रहे। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906, ये तीन साल में दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। अगला पॉइंट है, उन्होंने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी तथा 1866 में ईस्ट तथा इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ से एक और भी क्वेश्चन निकल जाता है, क्या कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? तो 1866 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास, दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर में था। और नीचे आते हैं, इसका पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर था। और एशिया माइनर दोस्तों कहाँ था? तो मध्य एशिया में था। एशिया माइनर कहाँ था? तो मध्य एशिया में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी गांधी जी के इरविन समझौते के तहत। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग न माने जाने पर साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह शुरू किया तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल करके आ रहा है कि 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया गया था। और ये भी किसने किया था? तो गांधी जी ने इस आंदोलन का आरंभ किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में
इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को मिला था। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति, जिसे सृजन का देवता भी कहा जाता था, उनको मिला था। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। उत्तर वैदिक काल के दो अन्य प्रमुख देवता थे। पहले थे हमारे रुद्र देवता, जिन्हें पशुओं का देवता कहा जाता था, और दूसरे विष्णु, जिन्हें लोगों के पालक माने जाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा VVI है। ये इसलिए VVI है कि ऐसा कोई भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें कांग्रेस अधिवेशन के बारे में ना पूछा गया हो। इसलिए जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस अधिवेशन से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन से। तो इसका आंसर होगा हमारा, पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये एक अंग्रेज ICS थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। इनको शॉर्ट फॉर्म में A.O. ह्यूम बोला जाता था, और इनका पूरा नाम था एलन आर्कटेवियन ह्यूम, जो कि 1885 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा। और प्रथम अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो प्रथम अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बढ़ते हैं अगले कुछ, बढ़ते हैं नीचे, देखते हैं और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिन A.O. ह्यूम थे। देखिए जितने भी हमने अभी तक जितने भी बुक्स हैं या फिर आप कहीं से भी पढ़िएगा, तो सिर्फ एक ही नाम आता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और अगला पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है, पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 72 थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे जरूर से जरूर याद करें और अच्छे से पढ़ें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन से सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जमात खान मस्जिद बलबन। ये क्या है? ये सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जमात खान मस्जिद बलबन यह सही रूप से सुमेलित नहीं है, शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। जमात खान मस्जिद का निर्माण 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने करवाया था। यह मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती दरबाह बाड़े तीर्थ परिसर में सबसे बड़ी संरचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। क्या होगा दोस्तों? सर सैयद अहमद खान।
तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह कथन सर सैयद अहमद खान का है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। तो दोस्तों यहाँ से ये पढ़ लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में की थी। और इसका थर्ड नंबर और आगे का पॉइंट है, इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इसे बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो किस युद्ध में नेपोलियन को हार के बाद हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू। देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वाटरलू की युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उसको मृत्यु हो गई। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 52 साल की उम्र में। कब हुई थी दोस्तों? तो 52 साल की उम्र में नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, तथा 5 मई 1821 को इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका डेट क्या था दोस्तों? तो 5 मई 1821 को नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, 52 साल की उम्र में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है अभी पहले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं नीचे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जनक मोहन रेड्डी द्वारा इसी वर्ष के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की गई। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर एवं मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। ये सब दोस्तों, ये सब जो पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स आप लोग को पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से ये सब पॉइंट्स को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है? तो बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए दोस्तों जीविका योजना चालू की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंट से देखते हैं दोस्तों। जीविका का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा बिहार में गरीबी को यथासंभव कम करना है। बिहार सरकार द्वारा इसे बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन सीमित जीविका नाम से वर्ष 2007 में विश्व बैंक की सहायता से शुरुआत किया गया। तो विश्व बैंक की सहायता से कौन सा योजना शुरुआत किया गया दोस्तों? तो विश्व बैंक की सहायता से हमने जीविका योजना चालू किया गया, जो कि बिहार की योजना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
72वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। किसको मिला दोस्तों? तो उत्तराखंड। देखते हैं, राजधानी के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निकाली गई झांकी में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान दिया गया। मान संखंड नामक झांकी में धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकास को दिखाया गया। इस झांकी में क्या चीज़ के लिए इस झांकी को मतलब पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकास को दिखाया गया है इस झांकी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PL स्पेंसर। नहीं, ये गलत हुआ। इसका ऑप्शन होगा नरिंदर कपानी। नरिंदर कपानी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार सन 1952 में नरिंदर सिंह कपानी ने किया था। यह ग्लास और प्लास्टिक से बना एक बहुत पतला फाइबर है जो कल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बहुत कम हानि के साथ लंबी दूरी के डेटा स्थानांतरण के लिए हल्का, तेज और उपयोगी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली एक ऐसा अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है जो कि कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है, वो होगा एम्स दिल्ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? तो किस कंपनी ने दोस्तों बंद कर दिया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा याहू। डिजिटल नियमों में बदलाव के चलते याहू बंद कर, ऐसे भी याहू तो लगभग कोई यूज ही नहीं करता था। सब लोग तो गूगल ही यूज करते थे, सब लोग गूगल यूज करते थे। जीमेल आज भी हम लोग यूज करते हैं। अमेजन को तो हम सब लोग जानते हैं, अमेजन भी यूज होता है। तो इसका तो सिंपल सा आंसर होगा कि याहू जो है डिजिटल नियमों में बदलाव के चलते बंद हो चुका है भारत में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक ज्वाला प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओलंपिक में उपयोग होने वाला ज्वाला प्राचीन तथा आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक होता है। इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ, जो कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीचे देखते हैं। और उच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी। उच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो कौन सा भारत रत्न जिन्हें नहीं मिला है वो है हमारे
राज कपूर, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त किया गया है, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया था। राज कपूर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। राज कपूर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में था तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, वो शहनाई से उनका संबंध था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। लता मंगेशकर का संबंध, जो कि हम लोग सब लोग जानते हैं, वो बहुत ही अच्छी एक गायिका थी, तो उनका गायिका से है। सत्यजीत रे को भारत रत्न पुरस्कार में से 1992 में सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ दोस्तों। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूकता करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एनएससी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? यह 3 स्तरीय संगठन है, ये तो सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, नहीं ये गलत है, यही होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, यह कथन गलत है। हमने जैसा कि आपको बताया ऊपर दोस्तों कि यह कथन जो है यही कथन गलत है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं, ये गलत है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1998 को किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 19 नवंबर 1998 को किया गया था। एनएससी सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। एनएससी की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं एनएससी की अध्यक्षता। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान। इसके पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में इसका केवल 5% योगदान है। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है।